हिंद महासागर की अंतहीन और खामोश गहराइयों में इस समय एक ऐसा दृश्य और खौफनाक युद्ध खेला जा रहा है जिसकी आहट सतह पर तैरते जहाजों को भी सुनाई नहीं देती। जब दुनिया की नजरें केवल सीमाओं और नक्शों पर टिकी होती हैं, तब समुद्र के कई हजार मीटर नीचे एक ऐसा देश अपनी चालें चल रहा है जो भारत को उसके ही घर में घेरने का सबसे बड़ा षड्यंत्र रच चुका है। यह लड़ाई बंदूकों या गोलियों की नहीं, बल्कि उस गुप्त जानकारी और समुद्री डेटा की है जिसके बल पर आने वाले समय में विश्व महासागरों का नया मालिक तय होगा। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। हिंद महासागर केवल जल का एक विशाल भंडार नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वह जीवन रेखा है जहां से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और मालवाहक पोत गुजरते हैं। इस समुद्री मार्ग की रणनीतिक महत्ता को समझते हुए चीन ने वर्षों पहले एक अत्यंत सूक्ष्म और चतुर योजना पर काम करना शुरू किया था। ऊपरी तौर पर दुनिया को यह दिखाया जाता है कि चीन के यह पोत केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री जीव जंतुओं के अध्ययन और जल के तापमान का मानचित्रण करने के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन सतह के नीचे छिपी कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। ये तथाकथित शोध जहाज वास्तव में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के उन्नत तोही उपकरण हैं जो समुद्र की तलहटी का विस्तृत खाका तैयार करते हैं। घनत्व कितना है, ध्वनि की तरंगे पानी में किस गति से यात्रा करती हैं और समुद्र के नीचे कौन कौन सी ऐसी खाइयां या रास्ते हैं जहां भारतीय या अमेरिकी पनडुब्बियां बिना किसी की नज़र में आए छिप सकती हैं। जब कोई शोध जहाज महीनों तक एक ही रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में घूमता रहता है तो उसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि वह भविष्य के संभावित जलमग्न युद्ध क्षेत्र की तैयारी कर रहा है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास चीन के इन जहाज़ों की बढ़ती आवाजाही ने नई दिल्ली के रक्षा प्रतिष्ठानों में गंभीर चिंता पैदा कर दी थी। भारत यह भलीभांति समझता है कि यदि चीन ने हिंद महासागर की तलहटी का संपूर्ण डिजिटल मानचित्र तैयार कर लिया तो वह अपनी परमाणु और पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में इतनी गहराई से तैनात कर सकेगा कि उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाएगा। इस गंभीर रणनीतिक खतरे का सामना करने के लिए भारत ने केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने का पारंपरिक रास्ता चुनने के बजाय एक बहुस्तरीय और दूरदर्शी गहरी समुद्री रणनीति तैयार की। भारत का यह मास्टर स्ट्रोक केवल एक रक्षात्मक कदम नहीं था, बल्कि यह हिंद महासागर में अपने निर्विवाद वर्चस्व को पुनः स्थापित करने का एक साहसिक और आक्रामक प्रयास था। भारत ने सबसे पहले अपने समुद्री डोमेन जागरूकता नेटवर्क को अत्याधुनिक उपग्रहों, तटीय राडार श्रृंखलाओं और उन्नत टोही विमानों के साथ एकीकृत किया, ताकि हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले हर एक चीनी जहाज का पल पल का हिसाब रखा जा सके। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वयं के गहरे समुद्र के मिशनों को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ाया, जिसमें समुद्रयान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं जो भारत को उन गिने चुने देशों की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं जो समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक इंसानों को भेजने की तकनीक रखते हैं। जब भारत गहराई में उतरकर वैज्ञानिक और सैन्य की क्षेत्रीय है क्षमताओं को एक साथ जोड़ता है तो वह चीन को यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिंद महासागर का पानी किसी बाहरी शक्ति के लिए आसान शिकारगाह नहीं बनेगा। चीन जिस रणनीतिक घेराबंदी को मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है, उसके तहत उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा, जिबूती, म्यांमार और पाकिस्तान के ग्वादर जैसे बंदरगाहों का एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे वह भारत को चारों ओर से दबा सके। जब चीनी अनुसंधान पोत इन बंदरगाहों पर लंगर डालते हैं तो वे केवल ईंधन नहीं भरते, बल्कि भारत की तटीय मिसाइल परीक्षण प्रणालियों और अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों पर भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक नजरें गड़ाए रखते हैं। भारत ने इस चीनी चाल का काट ढूंढते हुए पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और मालदीव पर अपना कूटनीतिक दबाव बढ़ाया और उन्हें यह दिल्ली में मदद कर रहे हैं समझाने में सफलता पाई कि इन चीनी टोही जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर उतरने देना उनकी स्वयं की संप्रभुता और क्षेत्रीय शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रीय देशों ने इन जहाज़ों के लंगर डालने पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसने चीन की निगरानी गतिविधियों को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन भारत की रणनीति केवल चीनी जहाज़ों को रोकने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को असाधारण रूप से मजबूत करना शामिल था। अमेरिका से प्राप्त P-8I पोसिडॉन विमानों की तैनाती ने भारत को हिंद महासागर के विशाल झलक क्षेत्र पर ऐसी मारक और सूक्ष्म निगरानी क्षमता प्रदान की जिससे पानी के भीतर छिपी चीनी पनडुब्बियों या उनके द्वारा छोड़े गए पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन को तुरंत खोज निकाला जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक अभेद्य सैन्य किले के रूप में विकसित करना शुरू किया जो मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। मलक्का जलडमरू मध्य चीन की सबसे बड़ी दुखती रग है, क्योंकि चीन का 80% से अधिक तेल आयात इसी संकीर्ण समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यदि भारत इस जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार को नियंत्रित कर लेता है तो किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में वह चीन की आर्थिक और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से ठप्प कर सकता है। यही कारण है कि चीन हिंद महासागर में भारतीय प्रतिक्रिया से गहराई से घबराया हुआ है और अपने अनुसंधान जहाजों के माध्यम से किसी की ऊर्जा आपूर्ति अधिकारी की नारा मांदर में
भी तरह वैकल्पिक समुद्री रास्तों की खोज में लगा हुआ है। गहरे समुद्र की यह जंग केवल आज के समय की नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए वैश्विक शक्ति संतुलन को तय करने वाला एक ऐतिहासिक संघर्ष है। भारत की यह रणनीति यह साबित करती है कि वह अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला एक शांत राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी समुद्री महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जो अपने राष्ट्रीय हितों, क्षेत्रीय अखंडता और समुद्री संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी कड़े संकल्प को धरातल पर उतारते हुए भारत ने हिंद महासागर के गर्भ में उस नीली अर्थव्यवस्था और सामरिक सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य ताना बाना बुनना शुरू किया है जिसकी कल्पना चीनी रणनीतिकारों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। पानी के नीचे भारत और धरातल पर उतारते हुए भारत को खेली जा रही इस चालबाजी को केवल पारंपरिक जहाजों या गश्ती विमानों से नहीं जीता जा सकता। इसलिए भारत ने अपनी गंभीर समुद्री नीतियों को तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक अनुसंधान के एक नए धरातल पर ला खड़ा किया है। जब चीनी अनुसंधान पोत समुद्र के तल पर मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स यानी बहुधात्विक गांठों की खोज के नाम पर हिंद महासागर के कंकड़ पत्थर तक की मैपिंग कर रहे थे, तब भारत ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि भविष्य में लड़ा जाने वाला युद्ध केवल पानी की सतह पर जहाजों को डुबोने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह समुद्र की तलहटी में बिछे उन अदृश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल की सुरक्षा का भी युद्ध होगा जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट और डिजिटल वित्तीय ढांचा टिका हुआ है। यदि कोई शत्रु देश इन समुद्री केबलों को काट देता है या उन पर जासूसी उपकरण लगा देता है तो मिनटों के भीतर पूरे देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य संचार और बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। इस खौफनाक संभावना को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी नौसेना के विशेष जहाजों और अत्याधुनिक पानी के भीतर चलने वाले मानव रहित वाहनों को तैनात किया है जो इन महत्वपूर्ण संचार रेखाओं की दिन रात रखवाली करते हैं। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसकी अपनी स्वदेशी डीप ओशन तकनीक चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम हो। इस रणनीतिक रेस में केवल रक्षात्मक रहना भारत की प्रकृति के विपरीत था। इसलिए भारत ने वैश्विक मंचों पर समुद्री नियमों को नए सिरे से परिभाषित करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण में भारत ने अपनी उस स्थिति को बेहद मजबूत किया जहां उसे हिंद महासागर के एक विशाल केंद्रीय भाग में दुर्लभ खनिजों के अन्वेषण के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। चीन की रणनीति हमेशा यह रही है कि वह वैज्ञानिक अनुसंधानों की आड़ में उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाए जहां भविष्य में अकूत प्राकृतिक संसाधन मिलने की संभावना है, लेकिन भारत ने अपने स्वयं के अनुसंधान अभियानों को तेज करके और अपनी अत्याधुनिक वैज्ञानिक नौकाओं को समुद्र के उन अज्ञात कोनों में भेजकर चीन के एकाधिकार के दावों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक मित्रों और साझेदार देशों के साथ एक ऐसा बहुआयामी समुद्री नेटवर्क तैयार किया है जो हिंद महासागर को किसी एक देश की निजी झील बनने से रोकता है। क्वाड संगठन यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का 4 पक्षीय गठबंधन इस पूरी रणनीति का एक बेहद शक्तिशाली स्तंभ बनकर उभरा है। क्वाड के माध्यम से भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए एक साझा उपग्रह प्रणाली और सूचना विनिमय तंत्र के लिए पाथ है, वार के बाद भी वेरी के लिए एक साझा उपग्रह प्रणाली स्थापित किया है, जिसके तहत यदि कोई भी चीनी पोत या संदिग्ध पनडुब्बी मलक्का, सुंडा या लोमबोक जल डमरू मध्य से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो उसकी वास्तविक समय की जानकारी तुरंत भारतीय नौसेना के कमांड केंद्र तक पहुंच जाती है। इस उन्नत सूचना नेटवर्क ने चीन के उन गुप्त ऑपरेशनों का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है जो वे पहले धुंध और अंधेरे का फायदा उठाकर अंजाम दिया करते थे। केवल मानधर भारतीय को लेकर कोलिकार किया सरकार कर्मिता कर दिया है तो भारतीय नौसेना के कमान केंद्र तक ने धुंध भारतीय नौसेना के कमान केंद्र तक पहुंच जाती है। कूटनीति ही नहीं बल्कि भारत ने अपने नौसैनिक अड्डों और तटीय बुनियादी ढांचे का इस प्रकार आधुनिकीकरण किया है कि भारत की मारक क्षमता अब केवल अपने समुद्री तटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मेडागास्कर से लेकर ओमान और वियतनाम के तटों तक फैली हुई है। जब भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप और सेशेल्स के साथ अपने रणनीतिक समझौतों को अंतिम रूप दिया तो चीन के नौसैनिक योजनाकारों को यह समझ आ गया कि हिंद महासागर में उनकी हर चाल पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। अगालेगा द्वीप पर विकसित की गई हवाई और नौसैनिक सुविधाएं भारतीय नौसेना को दक्षिणी हिंद महासागर के उस विस्तृत जल क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण प्रदान करती हैं जहां से चीनी अनुसंधान जहाज पहले बिना किसी रुकावट के गुजर जाया करते थे। अब स्थिति यह है कि जब भी कोई चीनी अनुसंधान पोत इस क्षेत्र में कदम रखता है तो भारतीय नौसेना के विमान और गश्ती जहाज तुरंत उसके समानांतर चलना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जाती है और उसकी जासूसी क्षमताओं को बेअसर कर दिया जाता है। इस पूरे समुद्री खेल में तकनीक का महत्व सबसे ऊपर है और भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित ऐसे सेंसर विकसित किए हैं जो समुद्र के भीतर पानी के तापमान, लवणता और धाराओं में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलावों को पकड़ सकते हैं। चीनी अनुसंधान पोत वास्तव में समुद्र के इसी भौतिक डेटा को एकत्र करने आते थे ताकि उनकी पनडुब्बियों के सोनार सिस्टम पानी के भीतर दूर तक देख सकें। लेकिन भारत ने जब अपने मौजूद है कि भारत की मौमंत्री के कर दिया के करते लगातार जोधर नेदावर हारानी के कुशी के बीच पर मौमंत्री की बात किया है, इसीलिए समुद्र के सोनार सिस्टम पानी के भीतर दूर तक देख सकें, स्वयं के विशाल समुद्री डेटाबेस का निर्माण कर लिया।
तो उसने अपने सोनार और पनडुब्बी रोधी हथियारों को इस तरह से सटीक बना दिया कि चीनी पनडुब्बियों के लिए छिपना लगभग असंभव हो गया। भारत की इस रणनीतिक सफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत ने समुद्री सुरक्षा को केवल एक सैन्य विषय नहीं माना, बल्कि इसे आर्थिक और पर्यावरणीय संप्रभुता के साथ जोड़ा है। भारत यह भली भांति जानता है कि हिंद महासागर के छोटे द्वीप देश चीन के भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसकर अपनी रणनीतिक जमीन और बंदरगाह चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए भारत ने सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की अपनी नीति के तहत इन छोटे पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता, तटीय सुरक्षा उपकरण, राडार प्रणालियां और वित्तीय मदद प्रदान की ताकि वे चीन के दबाव के आगे न झुके। जब श्रीलंका ने अपने बंदरगाहों पर चीनी जासूसी जहाजों के आने पर अस्थायी रोक लगाई तो यह भारत की उसी निरंतर कूटनीतिक और आर्थिक मदद का प्रत्यक्ष परिणाम था जिसने क्षेत्रीय देशों में भारत के प्रति विश्वास को गहरा किया। भविष्य की ओर देखें तो हिंद महासागर की यह अदृश्य लड़ाई और भी अधिक तीव्र होने वाली है, क्योंकि चीन अपनी एंडेश ने माने लाई है तो महासागर को नीति को सामान्य कर रहे हैं। भारत की चीन अपनी कार्रवाई पर प्रत्यक्ष को मारने की चीन को कर्ता में महासागर को लेकर से कर दिया है। नौसेना को एक ब्लू वाटर नेवी से बढ़ाकर वैश्विक महासागरों की शीर्ष शक्ति बनाने का सपना देख रहा है, लेकिन भारत की गहरी समुद्री रणनीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंद महासागर के इस रणनीतिक रंगमंच पर भारत ही मुख्य नायक रहेगा। भारत के कोरों ने भारत ने केसिया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों और उन्नत मिसाइल प्रणालियों के निर्माण को जिस गति से आगे बढ़ा रहा है, उससे यह साफ है कि किसी भी विस्तारवादी ताकत के लिए इस महासागर की शांति को भंग करना आसान नहीं होगा। भारत की यह बहुआयामी तैयारी केवल एक राष्ट्र की सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, स्वतंत्र नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पुनर्स्थापना का वह अमर संकल्प है जो आने वाले दशकों तक वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। इसी ऐतिहासिक संकल्प को धरातल पर आगे बढ़ाते हुए भारत ने हिंद महासागर के तलहटी में एक ऐसा अदृश्य और जटिल ध्वनि निगरानी तंत्र यानी साउंड सर्विलांस नेटवर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है, जो समुद्र की सबसे नीची परतों में गूंजती हल्की स्पंदन को भी मिनटों में रिकॉर्ड कर लेता है। जब चीन की टाइप 93 और टाइप 94 जैसी अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियां जलमग्न गर्तों और खाइयों का सहारा लेकर भारत की समुद्री सीमा की, उन्होंने समुद्र को भी अत्याधुनिक की वारान में कि समुद्र की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं, तो पानी के भीतर बिछाए गए ये अत्याधुनिक हाइड्रोफोन और इकोस्टिक सेंसर उनकी विशिष्ट ध्वनि छाप यानी इकोस्टिक सिग्नेचर को तुरंत पहचान लेते हैं। समुद्र विज्ञान के नियमों के अनुसार पानी के भीतर गहराई के साथ साथ तापमान, दबाव और लवणता के परिवर्तन से ध्वनि की गति बदलती है और चीन के शोध जहाज इसी थर्मल लेयर यानी तापीय परतों की जानकारी जुटाकर अपनी पनडुब्बियों के लिए छिपने के गुप्त गलियारे तलाश रहे थे। लेकिन भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वारों तक एक ऐसा डिजिटल जलमग्न किला तैयार कर दिया है जहां समुद्र की हर गहराई में गूंजने वाली आवाज की वास्तविक समय में समीक्षा की जाती है। यह प्रणाली केवल पानी की सतह पर तैरती नौकाओं की निगरानी नहीं करती, बल्कि समुद्र की तलहटी में रेंगने वाले चीनी मानव रहित स्वायत्त जलमग्न वाहनों यानी यूयूवी ड्रोन की सूक्ष्म गतिविधियों को भी बेअसर कर देती है। चीन की मंशा हमेशा से हिंद महासागर के विशाल खनिज भंडारों जैसे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और दुर्लभ मृदा तत्वों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की रही है, जो केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में विशाल मात्रा में फैले हुए हैं। इन कीमती संसाधनों का उपयोग भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, हरित ऊर्जा तकनीकों और उन्नत सैन्य मिसाइल प्रणालियों में होना है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के तहत इन क्षेत्रों के अन्वेषण के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए चीनी कंपनियों के अवैध घुसपैठ के प्रयासों को कानूनी और सैन्य दोनों मोर्चों पर नाकाम कर दिया है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो हिंद भर समुद्री में ये बीजेपी का ये है। मोरों ने अधिकारों के तहत में 3 प्रभारत के लिए है। मोरों ने अधिकारों को 15 ने लिए कीबी की मूर्ति की मर्ती को लिए है। मोरों ने 15 ने बीजेपी कीबी की मूर्ति को 15 ने तमुद्दी की जीएपी जीएससी के बार विमंती की मूर्ति है। महासागर के भीतर केवल भारत का अपना तटीय क्षेत्र ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि डिएगो गार्सिया, कोकोस कीलिंग द्वीप और ओमान के दुक्म बंदरगाह जैसे सुदूर नौसैनिक ठिकाने भी भारत के सामरिक चक्रव्यूह का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जब भारतीय नौसेना इन दूरस्थ अड्डों से अपने अत्याधुनिक MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को संचालित करती है, तो चीनी अनुसंधान पोतों का स्वतंत्र रूप से विचरण करना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। चीनी जहाज़ों की सबसे बड़ी रणनीति यह हुआ करती थी कि वे वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर महीनों तक समुद्र के उन हिस्सों में बने रहते थे जहां से भारत की सामरिक पोतों के चीनी जहाज़ों की मंदरी तरमंदिलती चला रहा है। ये वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर अर्दालदीदी आज़ादी चीनी जहाज़ों की मंदरी लेकर रूप से असंभव हो जाता है। ये वैज्ञानिक मंदरी लेकर पति करते हैं कि भारत की सामरिक अध्ययन की मंदरी लेकर उनको करी बंदरी लेकर देख रहा है। ये वैज्ञानिक मंदरी लेकर
करते हैं कि भारत की सामरिक करते हैं कि भारत मंदरी लेकर देख रहा है कि अध्ययन की मंदरी लेकर आपके आज़ादी तरक्की नहा अध्ययन के मंदरी लेकर आज़ादी तरक्की की। ये वैज्ञानिक पुत्र भारतीय मंदरी लेकर आज़ादी ती तरक्की सामरी करते हैं कि भारत की मंदरी लेकर ताला हारा है कि भारत की सामरी करते हैं कि अध्ययन के मंदरी लेकर आज़ादी थी। ये वैज्ञानिक के मंदरी लेकर पेछली का मिसाइलों का परीक्षण होता है ताकि वे मिसाइल के प्रक्षेपण कोण, गति और इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का डेटा चुरा सकें। भारत ने इस खतरे को भांपते हुए अपनी तटीय मिसाइल परीक्षण सीमाओं के आसपास कड़े सुरक्षा घेरे लागू किए और ऐसे किसी भी संदिग्ध पोत के प्रवेश करते ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को जाम करने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसके अलावा भारत अपनी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम स्थापित कर रहा है, जो इन पनडुब्बियों को हफ्तों तक बिना सतह पर आए समुद्र की गहराई में रहने की असाधारण शक्ति देता है, जिससे चीन के टोही जहाज़ों के लिए भारतीय नौसेना की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना एक नामुमकिन पहेली बन जाता है। हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी का जवाब देने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ला रियूनियन द्वीप से एकीकृत नौसैनिक गश्त शुरू की और इंडोनेशिया के साथ मिलकर सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य की चौकसी को मजबूत किया, जहां से होकर चीनी पनडुब्बियां अक्सर मलक्का जलडमरू मध्य से बचकर हिंद महासागर में छिपकर घुसने की कोशिश करती हैं। चीन अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए म्यांमार के क्याओक्फ्यू बंदरगाह और कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे का उपयोग करके बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर अपनी स्थायी मौजूदगी कायम करना चाहता था, लेकिन भारत के त्वरित कूटनीतिक हस्तक्षेप और अंडमान निकोबार कमान के विस्तार ने चीन के इन पश्चिमी और पूर्वी अभियानों के बीच के संपर्क को पूरी तरह से काट दिया है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केवल एक द्वीप समूह नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा अचल विमानवाहक पोत बन चुका है जो मलक्का से गुजरने वाले हर एक चीनी टैंकर और अनुसंधान पोत की सांसों पर नियंत्रण रखता है। यदि चीन कभी भी हिमालय सीमाओं पर किसी बड़े दुस्साहस की कोशिश करता है, तो भारत के पास यह क्षमता पूरी तरह से सुरक्षित है कि वह हिंद महासागर में चीन की ऊर्जा आपूर्ति को रोककर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दे। यह युद्ध केवल जहाजों और मिसाइलों का नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर की उस प्राचीन संप्रभुता को बचाने की लड़ाई है जिसे भारत ने सदियों से सुरक्षित रखा है।